सब लोग सब बढ़िया, सब मज़े में, सब पढ़ाई कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। तो आज अपन जो सीखने वाले हैं, पिछली क्लास में जो सीखा हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिकल फील्ड किसी रॉड की वजह से हमने पिछली क्लास में सीखा था। आज अपन इलेक्ट्रिकल फील्ड किसी रिंग की वजह से सीखेंगे। हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड किसी रॉड की वजह से कितना आता है, अगर कोई इनफाइनाइट रॉड हो तो 2k लैम्डा अपॉन आर आता है, और रॉड इनफाइनाइट हो, उसके बीचों बीच कोई पोजीशन पॉइंट पे हो तो वहाँ पे 2k लैम्डा अपॉन आर आया था फॉर्मूला। और अगर रॉड इनफाइनाइट हो और किनारे से हम किसी पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाले तो वो आता है √2k लैम्डा अपॉन आर। तो इस तरह से हमने एक इनफाइनाइट लंबी जो रॉड है उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाला। आज अपन जो इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालेंगे वो किसी रिंग के लिए निकालेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहले हमने एक रॉड ली थी, आज हम लेने वाले हैं एक रिंग। किसी रिंग की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना आएगा वो हम सीखने वाले हैं। तो हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू ए रिंग, एक वलय के कारण विद्युत क्षेत्र। तो ये हेडिंग रहेगी आज की हमारी, इसे हम सीखने वाले हैं। तो दिल लगा के, मन लगा के, तसल्ली से सभी जो है ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे और उनके अनुसार चीज़ों को सीखेंगे। एक बार देख लेता हूँ कौन कौन हमारा विद्यार्थी लाइव आ चुका है, हमारी इस क्लास से जुड़ चुका है। तो एक बार गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग जैसी जो चीज़ें हैं जो हम रेगुलरली करते रहते हैं तो आप कर सकते हो, ताकि मैं आपसे जुड़ सकूं सीधा। हाँ जी, 6 बच्चे आ गए हैं, और बच्चों को आने दो। रितिका हेलो, पूजा हेलो, यश हेलो, गुंजन हेलो, पीयूष हेलो। सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा सत श्री अकाल, आदाब। अच्छा, बाकी लोग भी आए क्या? कोई बाकी लोग भी आने दो। अपन इलेक्ट्रिकल फील्ड बाय ए रिंग आज शुरू करने वाले हैं। हमने पिछली क्लास में एक रॉड की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे निकाला जाता है वो सीखा था। रॉड फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। फाइनाइट यानी कि जिसकी लंबाई छोटी है, निश्चित है, फिक्स है, और इनफाइनाइट यानी कि बहुत ज़्यादा लंबा अगर कोई रॉड हो तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा, ये हमने निकाला था, ये हमने कैलकुलेट किया था। आज अपन एक रिंग की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालेंगे। ओके, सब बच्चे आ जाइए, बढ़िया, बहुत अच्छे से सीखना है। बिल्कुल भी एक भी जानकारी को हमें मिस नहीं करना है। सभी बच्चों को बहुत ही प्यार से, आराम से, आसान, बढ़िया तरीके से सीखना है। ठीक है, तो चलो चलते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड। अच्छा, एक चीज़ और, जो नीट और आईआईटी की जो डेट्स थी वो आ चुकी है। आज हमारे एचआरडी मिनिस्ट्री ने जो नीट और आईआईटी के जेईई मेंस के एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए थे उनकी नई डेट्स को अनाउंस कर दिया है। जो नई डेट्स है आपको मैं एक बार और बता देता हूँ। जेईई मेंस का जो एग्ज़ाम है, जो सेकंड फेज होता है जेईई मेंस का, वो 18 से 23 जुलाई के बीच होगा, अलग अलग स्लॉट्स में। नीट का एग्ज़ाम 26 जुलाई को होगा, और जेईई एडवांस पोस्टपोन जो होगा वो अगस्त में कभी होगा, उसका कोई अभी तक फाइनल डेट नहीं आया है। तो ये बात मैं एक बार आपको अनाउंस कर दूँ, ये एक इम्पोर्टेंट अनाउंस है। हालांकि आप तो 11th से 12th क्लास में आए हो तो आपके लिए जानकारी महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी मेरे इस लेक्चर को जो टारगेट बैच के बच्चे देख रहे हैं, अभी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये जानकारी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, जो इस साल नीट और जेईई मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं। बाकी आप में से बहुत सारे बच्चे तो अगले साल देंगे, तो अगले साल आप इस तरह की चीज़ें सुनेंगे, देखेंगे, सोचेंगे। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू ए रिंग, इस पे आते हैं। तो रिंग क्या होती है? एक वलय होती है, इस तरह से कोई रिंग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे हम एक कड़ा पहनते हैं, चूड़ी पहनते हैं, तो ये सब क्या है? एक रिंग होती है। मान लीजिए रिंग का रेडियस है r, रिंग का रेडियस है कोई r। तो पहला केस लिया, एट द सेंटर ऑफ रिंग, इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग। अगर मान लो कोई चार्ज रिंग है, एक कोई आवेशित वलय है, तो उस आवेशित वलय के केंद्र पे हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। इलेक्ट्रिकल फील्ड को हिंदी में बोलते हैं विद्युत क्षेत्र।
तो रिंग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र, ये हमें पहली बात निकालनी है। हिंदी वाले भी इसको ध्यान से सुन ले, क्या रिंग है उसके केंद्र पर, यहाँ पे r रेडियस का कोई रिंग लिया, उसके केंद्र पे हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र। मान लीजिए इसका जो पर यूनिट लेंथ का चार्ज है वो चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। यहाँ पे लैम्डा की जो वैल्यू है, जैसा कि हमने पहले न्यूमेरिकल में भी किया था, ये हो जाएगी टोटल चार्ज Q। अगर मान लो इसमें चार्ज टोटल Q है तो ये हो जाती है Q/2πr। हालांकि इसमें हम यूज नहीं करेंगे, हम पहला केस ले रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इस रिंग के सेंटर पे क्या होगा। अगर इस रिंग पे कोई चार्ज मौजूद है, मान लो ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इस तरह से चार्ज इस पे रखा हुआ है, तो इस रिंग की वजह से हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है। कहाँ पे? इसके सेंटर पे। पहला केस लिया है, इसके बाद में दूसरे और केसेस लेंगे, रिंग के बाहर, रिंग की एक्सिस पे वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती है। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, क्योंकि ये सारी कंटिन्यूअस बॉडीज है, एक सतत निकाय है, और सतत निकाय जहाँ पे आता है वहाँ पर हम इंटीग्रेशन जैसे जो मैथमेटिकल टूल्स होते हैं उनका सहारा लेते हैं। हम इंटीग्रेशन का, समाकलन का उपयोग लेंगे। समाकलन का उपयोग कैसे लिया जाता है? समाकलन का उपयोग लेने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक कोई छोटा टुकड़ा लेते हैं, उस छोटे टुकड़े की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालते हैं, और फिर हम पूरा इंटीग्रेशन करके हमारी जो पूरी कंटिन्यूअस बॉडी है उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई छोटा टुकड़ा लिया dq, कोई छोटा सा टुकड़ा है जिसकी लेंथ dl है, और इस पे चार्ज छोटा सा कितना है, dq है। तो इस छोटे से टुकड़े की वजह से यहाँ पे जो सेंटर पे आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, मान लो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा तो इसकी डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगी। इस छोटे से dq चार्ज के टुकड़े की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा हमारे सेंटर पे इस साइड होगा, मान लीजिए मैंने कोई ले लिया de, इतना कोई छोटा सा स्मॉल इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होगा इस छोटे से dq चार्ज की वजह से। जो छोटा सा, बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल dq चार्ज है ना, ये इस dq चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड de इस तरफ रेडियली आउटवर्ड, तो इससे दूर जाता हुआ प्रतीत होगा, हमें ऐसा लगेगा। तो ये de चार्ज हो गया, de इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गया। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही काम की बात, इस dq चार्ज का जस्ट अपोजिट चार्ज वाला टुकड़ा, मान लो मैं ये dq चार्ज का टुकड़ा ले लेता हूँ, यहाँ पे इसके जस्ट अपोजिट साइड मैंने क्या किया, इस छोटे से स्मॉल dq चार्ज के जस्ट अपोजिट मैंने एक और dq चार्ज लिया। इस dq चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा ये इस तरफ होगा, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, और इसकी वैल्यू मान लो उतनी ही होगी। इस ये जो dq चार्ज है, ये dq चार्ज है, मैंने सेम अमाउंट के छोटे छोटे dq चार्ज लिए। ये dq चार्ज इधर इलेक्ट्रिकल फील्ड देगा, ये dq चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर देगा। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे दोनों आमने सामने के छोटे छोटे dq चार्ज जो है वो अपोजिट साइड के इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे दोनों आमने सामने के जो dq चार्जेस हैं वो अपोजिट साइड के इलेक्ट्रिकल फील्ड जब प्रोड्यूस करते हैं तो हम जानते हैं कि ये दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है, सदिश राशियां हैं। तो ये एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसल आउट कर देगी। जब कैंसल आउट कर देगी तो हमारे पास इन दोनों चार्जेस की वजह से सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना आएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर क्रिएट करेगा, ये इधर क्रिएट करेगा, तो दोनों अपने इलेक्ट्रिकल फील्ड आपस में कैंसल आउट कर देंगे। इस वजह से सेंटर पे इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 होगा। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि मैं हर छोटा सा चार्ज लूँ तो उसके सामने एक चार्ज मौजूद होगा। हर एक छोटा सा टुकड़ा मैं लूँ रिंग के किसी भी हिस्से पे, तो उसके जस्ट अपोजिट साइड में एक छोटा सा टुकड़ा मौजूद होगा, वो इस टुकड़े के इलेक्ट्रिकल फील्ड को निरस्त कर देगा, कैंसल आउट कर देगा। और इस वजह से हम ये कंक्लूजन बना सकते हैं कि इस रिंग की वजह से इसके सेंटर पे जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा वो 0 होगा। तो किसी रिंग, कोई चार्ज रिंग हो, कोई भी आवेशित वलय हो, तो उसके केंद्र पे, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा,
जीरो होगा, शून्य होगा। तो ये हमारा यहाँ पे कंक्लूजन बन जाएगा। तो इसमें कॉज क्या है? बिकॉज अपोजिट एलिमेंट्स ऑफ रिंग will cancel out each other for their electrical field. So net electrical field on center of ring will be 0, क्योंकि अपोजिट एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रिकल फील्ड्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट्स कर देंगे। इस वजह से रिंग के सेंटर पे कुल विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। इंग्लिश वाले अपने नोट में इसको नोट कर ले, तब तक मैं हिंदी का बता देता हूँ। क्योंकि रिंग के विपरीत हिस्सों के विद्युत क्षेत्र, क्योंकि रिंग के विभिन्न विपरीत हिस्सों के विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इस कारण रिंग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। इस बात पे अगर किसी भी हमारे प्यारे विद्यार्थी को किसी प्रकार का डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अच्छा, वीडियो को लाइक पहले कर दें, कमेंट आप क्वेश्चन बाद में पूछ सकते हो, पर लाइक आपका पहले आना चाहिए। बताओ किसी को कोई डाउट? हाँ, गुड इवनिंग। मोहम्मद इमरान पूछ रहा है कि सर आप कहाँ थे? कल थोड़ा सा काम आ गया था, इस वजह से क्लास ले नहीं पाया था। आज वापस आपके बीच में मौजूद हैं। हाँ, गीतिका हेलो, यशराज हेलो, मोहम्मद इमरान, खुशबू बाबू गुड इवनिंग टू एवरीबडी। इस छोटे से आइडिया में, विचार में किसी भी हमारे विद्यार्थी को, बच्चे को किसी प्रकार का डाउट है तो वो पूछ सकता है बिना किसी संकोच के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नई डाउट है सर? यस ने सबसे पहले कमेंट किया। ओके, बहुत बढ़िया यस, तुमने बहुत अच्छे से सीखा। अब इसी डेरिवेशन को मैं आगे लेके जाता हूं। अब रिंग की अलग अलग पोजीशंस के लिए हम इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड आउट करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपने नोट कर लिया होगा ये, मैं आगे बढ़ाता हूं, इसका डेरिवेशन और आगे लेके जाते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप अपनी स्क्रीन का, मैं आगे लेके जाता हूं इस डेरिवेशन को। ये तो था इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग। अब सेकंड जो पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, हम इलेक्ट्रिकल फील्ड मान लो इस रिंग के किसी एक्सिस पे, यानी ये रिंग का सेंटर है, इस सेंटर से थोड़ा सा दूर लेके जाएं। हम एक ऐसा पॉइंट लेंगे जो रिंग की एक्सिस, देखो रिंग की एक्सिस कौन सी होती है? जिस एक्सिस से रिंग का सेंटर पास होगा। तो ये रिंग की एक्सिस है, आप इसको 3D में विजुलाइज करोगे, ये रिंग है, इस रिंग का एक्सिस ये है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट अगर होगा तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना आएगा, ये हम नेक्स्ट डेरिवेशन करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए। नेक्स्ट हमारा जो डेरिवेशन होगा वो होगा E एट द एक्सिस ऑफ रिंग। एट द एक्सिस, कोई भी एक्सिस पे पॉइंट होगा ना, उस पे हम इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालेंगे। एट द एक्सिस ऑफ रिंग, रिंग के अक्ष पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, ये हमें निकालना है। तो मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूं, मुझे एक नया डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो बनाते हैं एक नया डायग्राम, एक नया चित्र। तो चित्रकला की शुरुआत हम करेंगे। हाँ जी, तो देखो एक मैं रिंग बनाता हूं, रिंग को मैंने ऐसे बनाया। अब आप बोलोगे सर ये तो रिंग कहाँ हो, ये तो गोल नहीं है, ये तो अंडा है। एक्चुअल में ये अंडा नहीं है बेटा, ये क्या है, मैंने रिंग को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है। तो टिल्ट जब कर दूंगा तो मुझे रिंग जो है, अगर रिंग को मैं सामने से देखता हूं तब तो मुझे गोल दिखाई दे रही है, पर मैं क्या कर रहा हूं, साइड से देख रहा हूं तो साइड से मुझे कैसा दिखाई देगी, थोड़ी सी चिपटी सी दिखाई देगी। तो मैं रिंग को साइड से देख रहा हूं, तो साइड से मुझे ऐसा रिंग दिखाई दिया। ये रिंग का सेंटर हो गया। इस सेंटर से यहाँ से मान लो कोई x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है,
वहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है। रिंग का रेडियस मान लो है कोई स्मॉल आर, ये रिंग का रेडियस स्मॉल आर है। रिंग के एक्सिस पे कोई एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, मान लो यहाँ पे, इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड पता लगाना है। तो ये कैसे निकाला जाए, इस पे हम आज चर्चा करने वाले हैं आज के हमारे इस एपिसोड में। तो मान लीजिए यहाँ पे इस रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज से ये रिंग भरी हुई पड़ी है, और इस पॉजिटिव चार्ज का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा। लैम्डा क्या है हमारा? लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। क्या होता है, मान लीजिए इस रिंग पे टोटल चार्ज Q है, तो लैम्डा बराबर क्या? Q अपॉन 2πr। अगर मान लो इस रिंग पे टोटल चार्ज Q है तो लैम्डा बराबर क्या? Q अपॉन 2πr। अब वही तरीका सेम, हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है, तो कोई छोटा सा टुकड़ा लेंगे, उस टुकड़े की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालेंगे, फिर इंटीग्रेशन करते जाएंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो एक रिंग है, उस पर चार्ज कोई Q है, हम केवल लैम्डा का यूज करने वाले हैं, डायरेक्टली हम Q और R का इसका यूज नहीं करेंगे। तो मैं इस चीज को हटा देता हूं, आपके जानकारी के लिए दिया था। तो यहाँ पे इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है? लैम्डा। वही तरीका सेम, मान लीजिए मैं कोई छोटा सा टुकड़ा लेता हूं, छोटा सा टुकड़ा लिया जिसका चार्ज है कोई dq, कोई dq, जो चार्ज वाला छोटा सा मैंने क्या किया, टुकड़ा यहाँ पे ले लिया। इस dq चार्ज की का जो वैल्यू है, मान लो इसका जो विड्थ है, इस छोटे से टुकड़े का विड्थ वो कोई dl है, जो छोटे से टुकड़े का जो चौड़ाई है, जो लंबाई है, छोटा सा लंबाई, वो कितना है अपना? dl ले लिया। तो मैं dq को क्या लिख सकता हूँ? मैं dq को लिख सकता हूँ लैम्डा dl। क्या नहीं लिख सकता क्या? ये बात हमने सीखी है पहले। लैम्डा टाइम्स dl से क्या आ जाएगा? हमारा dq आ जाएगा। जब हमने रॉड के लिए कोई छोटा सा dq चार्ज लिया था, उस dq चार्ज को लैम्डा के टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए हमने इस चीज़ का वहाँ पे सहारा लिया था। वो चीज़ मैं यहाँ पे वापस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखो लैम्डा बराबर क्या होता है, आपको अगर छोटा सा भी डाउट हो, मैं नहीं चाहता वैसा कुछ हो, तो dq अपॉन dl बराबर क्या है? अपना लैम्डा ही तो है। तो यहाँ से dq की वैल्यू क्या आ जाती है? dq बराबर आ जाएगा लैम्डा dl। तो dq बराबर क्या आ जाएगा? लैम्डा dl। यही चीज़ यहाँ पे कर रहा हूँ, बस dq बराबर क्या? लैम्डा dl। तो लैम्डा dl क्या हो गया हमारा? dq हो गया, छोटा सा चार्ज। इस छोटे से dq चार्ज की वजह से मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड देखूं, तो देखिए यहाँ पे ये कोई मैं छोटा सा dq चार्ज हो, इसको एक पॉइंट चार्ज की तरह कंसिडर कर सकता हूँ, मैं एक बिंदु आवेश की तरह मान सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो dl लंबाई है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, इनफाइनाइटली स्मॉल होती है। तो इस वजह से मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होगा यहाँ पे उसको dE कोई मानूं अगर, तो dE की वैल्यू क्या हो जाएगी? किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होता है? KQ। यहाँ पे Q कितना हो गया? dQ हो गया। ये जो dQ है हमारा Q है K dQ अपॉन R स्क्वायर। अब R कौन सी है? ये डिस्टेंस है ना, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? रूट में x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो है बेस और ये है आपका परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस। बिकॉज दिस इज आधार, दिस इज लंब और दिस इज कर्ण। तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। हमने वो यहाँ पे हरकत या काम किया। तो ये हो गया हमारा रूट में x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहाँ से जो dE होगा रेडियली आउटवर्ड, इसकी वैल्यू किसी पॉइंट चार्ज की तरह ली जाए तो K dQ अपॉन क्या आ जाएगा? रूट में x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ? x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर लिख सकता हूँ सिंपली। तो इस छोटे से टुकड़े की वजह से जो dE आया वो कितना आया? K dQ अपॉन x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आ गया। आई बात सही है, आई बात समझ में यहाँ पे? ठीक है। यहाँ तक किसी हमारे प्यारे विद्यार्थी को किसी प्रकार का डाउट हो तो वो पूछ सकता है, बताओ। नो डाउट। अभी बताओ इसमें किसी को, ये जो मैंने यहाँ पे एग्जेप्शन लिया, इसमें यहाँ तक किसी को कोई डाउट आया हो तो आप पूछ सकते हो, आई विल सॉल्व इट।
नो डाउट। ओके, तो आगे चलते हैं, डेरिवेशन को बढ़ाते हैं आगे। इस डी क्यू की वजह से इस तरफ डी ई छोटा सा के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आया। मैं क्या करता हूं, इसके जस्ट अपोजिट वाला एक और डी क्यू लिया। इस डी क्यू की वजह से भी यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होगा वो इधर इस डायरेक्शन में होगा, और ये भी कितना होगा, डी ई बराबर के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे जो छोटा सा डी क्यू लिया, सेम वही कार्य मैंने दोबारा वैसा का वैसा रिपीट किया, लेकिन किसी अपोजिट डायरेक्शन वाले। यहाँ पे छोटा सा डी क्यू लिया, इस बार डी क्यू इस साइड लिया, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डी ई ये और ये डी ई ये हो गया। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि ये लेंथ भी कितनी है, वही है ना, सेम ही होगी, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो दोनों वैल्यू सेम आ जाएगी। अब देखिए आगे एक और चीज हम करते हैं। यहाँ पे मैं मान लेता हूं ये एंगल कोई अल्फा है, ठीक है। ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, सिमेट्री से ये एंगल भी अल्फा होगा और सिमेट्री से ये एंगल भी अल्फा होगा। तो ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा अल्फा एंगल हमने मान लिए। अब अल्फा मान लिया तो इससे देखो हम आगे क्या करने वाले हैं। यहाँ पे मैं जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है इनको दो कंपोनेंट में ब्रेक करूंगा, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिकल फील्ड और एक वर्टिकल डायरेक्शन का इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो इस डीई का मैं ये कंपोनेंट लेता हूं तो ये हो जाएगा डीई कॉस अल्फा, डीई कॉस अल्फा, और इस डीई का ये कंपोनेंट लेता हूं तो ये हो जाएगा डीई साइन अल्फा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट लिया तो कितना आ गया, डी साइन अल्फा। इसी तरह से नीचे वाले का भी मैं ये कंपोनेंट लूंगा तो ये हो जाएगा डीई साइन अल्फा, और ये कंपोनेंट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, डीई कॉस अल्फा। तो यहां से हमें क्या पता चलता है, यहां से हमें ये बात पता चलती है कि डी क्यू जो अपोजिट डायरेक्शन के छोटे छोटे चार्ज के जो एलिमेंट्स हैं उनके छोटा सा जो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट होगा, उस इलेक्ट्रिकल फील्ड के जो साइन कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन जो कॉस कंपोनेंट्स है वो ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे जो अपोजिट डायरेक्शन के जो छोटे छोटे चार्ज के कंपोनेंट है डी क्यू, देखो ये डी क्यू, ये दोनों एक दूसरे के साइन अल्फा वाले कैंसिल कर देंगे, कॉस अल्फा वाले ऐड कर देंगे। ये कोई अपोजिट डायरेक्शन के दो छोटे डी क्यू एलिमेंट्स अपने साइन कंपोनेंट्स को कैंसिल कर देंगे और कॉस कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे। तो अपन एक पॉइंट लिख सकते हैं, आप अपने नोट में लिख लेना, साइन अल्फा कंपोनेंट ऑफ डीई विल बी कैंसल्ड आउट एंड cos अल्फा कंपोनेंट ऑफ डीई विल बी एडेड। तो हमें क्या करना है, अगर हमें इस पूरी रिंग की वजह से यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है तो हमें सारे के सारे डी ई कॉस अल्फा को ऐड कर देना होगा। यानी कि हमें अगर ई नेट निकालना है, ई नेट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे किसका, डी ई कॉस अल्फा का। अगर हमें नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाले, अच्छा इस इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस रिंग के एक्सिस के अलोंग ही होगी। क्यों, क्योंकि रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर चुके होंगे, तो हमें इस रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगा वो रिंग के एक्सिस के डायरेक्शन की ओर ही मिलेगा। ये बात भी ध्यान में रखनी है कि इस रिंग की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलने वाला है वो रिंग से दूर जाते हुए हमें मिलेगा, एक्सिस के अलोंग मिलेगा। तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या आ गया, ई नेट बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ई कॉस अल्फा। यहां पे आपको कोई दिक्कत आई, कोई डाउट आया तो पूछ सकते हो। ओके, एनीबॉडी हैव एनी डाउट, यहां पे आगे बढ़े।
साइन अल्फा कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो गए, कॉस अल्फा कंपोनेंट्स ऐड होंगे। ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे रिंग के बहुत सारे जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उन सबको मिला के हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, तो हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। हमारा इंटीग्रेशन ही काम आएगा यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन डी ई कॉस अल्फा किया जाए यहाँ पे, तो करते हैं। आओ हम डी की वैल्यू रखते हैं। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ कर लेते हैं। मैं अगर देखूं कि कॉस अल्फा बराबर हमारा यहाँ पे कितना है, कॉस अल्फा को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ सिंपलिस्टिकली। तो कॉस अल्फा, देखो कॉस अल्फा, इस ट्राइंगल को आप ऑब्जर्व कीजिए, ये ट्राइंगल है एक। तो कॉस अल्फा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, x अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमारा कॉस अल्फा हो जाएगा। कॉस अल्फा हो जाएगा ये कॉस अल्फा बराबर x अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमने क्या किया, क्योंकि हमें पता है, वी नो इट वेरी वेल बिकॉज these things are of basics, कि cos अल्फा क्या होता है, x अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो फिर अब आगे क्या किया जाए, मैं वहां पे ऊपर cos अल्फा में वैल्यू रख देता हूं और डी ई की वैल्यू रख देता हूं। तो ई नेट की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, डी ई बराबर क्या है, के डी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। यहाँ पे देखो एक चीज ये भी कर सकते हैं, मैं डी क्यू बराबर क्या सकता हूँ, लैम्डा डी एल लिख सकता हूँ। तो के लैम्डा डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमारा डी ई का वैल्यू है। डी ई का वैल्यू क्या है, के लैम्डा डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो मैं डी ई का वैल्यू रखा, तो डी ई का वैल्यू हो गया के लैम्डा डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तो रख दिया मैंने डी ई का वैल्यू, कॉस अल्फा का वैल्यू और रखा, तो ये हो गया x अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा कॉस अल्फा का वैल्यू। ये तो डी ई का वैल्यू, ये हो गया हमारा कॉस अल्फा का वैल्यू, है ना। समझ में आई बात, कुछ नहीं किया। आई हैव जस्ट put here the values of DE and the values of cos alpha, nothing else. Okay, I just did a very simplistic approach. So now let me calculate E net. E net कैलकुलेट करना है। तो देखिए k कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता हूं मैं, इस रूट को हटा के इसकी पावर में अगर 1/2 लिख दूं तो मैंने क्या कोई गलती कर दी, क्या मैंने किसी विज्ञान के किसी सिद्धांत का अपमान किया? बिल्कुल नहीं किया। रूट को 1/2 लिखा जा सकता है। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला ब्रैकेट, इसकी पावर तो है 1 और इसकी पावर है 1/2। तो 1 + 1/2 कितना होता है? 1 + 1/2 होता है 3/2। तो नीचे हमारे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो x इंटीग्रेशन k लैम्डा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 और ये हो जाएगा dl। ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा फाइनल। ई नेट बराबर क्या आ गया, इंटीग्रेशन के लैम्डा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 इंटू dl। अब यहाँ पे देखो k कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, यहाँ पर x जो है वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ तक किसी एक पॉइंट पे निकाल रहा हूँ तो वो पॉइंट फिक्स होगा ना अपनी लोकेशन पे। तो यहाँ पे x कांस्टेंट है और r भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कांस्टेंट है। तो इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को मैं बाहर निकाल सकता हूँ। तो इससे ई नेट की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो आ जाएगी k लैम्डा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रेशन dl। मैंने क्या किया, इस पूरे एक्सप्रेशन को बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बच गया, केवल dl बच गया, केवल dl रह गया हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। वी हैव नथिंग, वी हैव ओनली dl विच टू बी इंटीग्रेट। अब देखो dl का इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। अब इस dl को देखो इंटीग्रेट करने का आप दिमाग लगाएंगे हम यहाँ पे। dl को इंटीग्रेट करने के लिए ये छोटा 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 dl 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 इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मैं पूरे सर्कमफ्रेंस की लेंथ को मेजर नहीं कर लूंगा?
अब सरकमफ्रेंस की पूरी लेंथ जो होती है वो रेडियस की टर्म्स में क्या होती है, वो तो होती है हमारी 2πr। तो यहाँ पे r रेडियस है तो सरकमफ्रेंस का टोटल लंबाई लेंथ कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2πr। तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन dl जो है, क्योंकि इंटीग्रेशन dl जो है, देखो इंटीग्रेशन dl छोटे छोटे dl के टुकड़ों को जोड़ा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2πr आ जाएगी। तो इस चीज को मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ई नेट की जो वैल्यू है, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये आ जाएगा के लैम्डा एक्स इंटू 2πr डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल ई नेट का वैल्यू। अब एक और चीज यहाँ पे, अगर इस रिंग का पूरा चार्ज Q है तो मैं Q अपॉन 2πr बराबर क्या लिख सकता हूं, लैम्डा लिख सकता हूं। तो यहां से Q बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू 2πr हो जाएगा। Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा इंटू 2πr हो जाएगा। आपको वो पोर्शन दिख रहा है? हाँ जी, इसमें यहां तक किसी को डाउट नहीं है? एक मिनट चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, आपको शायद ये थोड़ा दिखाई नहीं दिया होगा। मैंने क्या किया यहाँ पे, अगर मैं रिंग का टोटल चार्ज Q लेता हूं तो Q और लैम्डा में देखो रिलेशन जो है ना, Q अपॉन 2πr क्या होगा, लैम्डा होगा, या फिर लैम्डा इंटू 2πr क्या होगा, आपका Q होगा। तो यहाँ पे देखो लैम्डा इंटू 2πr, मैं इस टर्म को क्या लिख सकता हूँ, Q लिख सकता हूँ। तो यहाँ से जो ई नेट की वैल्यू है वो हो जाएगी KQX। लैम्डा इंटू 2πr को क्या लिख दिया मैंने, Q लिख दिया, KQX अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। या फिर यहाँ पे रख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे जगह है मेरे पास, मैं इसको सिंप्लीफाई करके ई नेट का हमारा जो फॉर्मूला आ जाएगा वो हो जाएगा KQX अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ से क्या किया मैंने, लैम्डा इंटू 2πr को क्या लिखा, कैपिटल Q रख दिया। कैपिटल Q क्या है, यहाँ पे उस रिंग का टोटल चार्ज है। यहाँ पे कैपिटल Q क्या है, द टोटल चार्ज ऑफ रिंग। तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया लैम्डा इंटू 2πr। तो क्या फॉर्मूला बन गया, KQX अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पे, KQX अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये बात आपको समझ में आई क्या? यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ये हमारा डेरिवेशन पूरा हो चुका है। आप बड़े ही खूबसूरती के साथ नोट्स बनाते हुए इसे लिख लोगे। किसी को कोई डाउट है किसी प्रकार का तो बता दीजिए, मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में, पूरे डेरिवेशन में आपका कोई भी स्टेप अगर आपको समझ में नहीं आया तो वो क्लियर कर दूंगा। नोट कर लीजिए, आई एम गिविंग यू फ्यू मिनट्स। कोई किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेके आप ओके, नो डाउट। और भी बताओ, जितने बच्चे देख रहे हो सबसे पहले लाइक कर देना वीडियो को, लेक्चर को लाइक ज़रूर करें। लाइक में कंजूसी नहीं, लाइक में आपसे कोई पैसा नहीं लगता, लाइक करते हो तो हमें बढ़िया लगता है ना? तो लाइक ज़रूर कर दें। और ई नेट का ये फॉर्मूला आ गया KQX अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हमें याद रखना है, इसे याद रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, हमें नंबर मिलेंगे। तो KQX अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा, यश ने पूछा है कि भाई डीएल का इंटीग्रेशन जो किया वो थोड़ा सा यश के क्लियर नहीं हुआ। ओके, लेट मी क्लियर दिस डाउट। डीएल का जो इंटीग्रेशन है, देखो डीएल क्या है हमारा, इस रिंग का छोटा सा टुकड़ा है।
ये dl जो है इस पूरी रिंग जो बनी हुई है उसका छोटा सा टुकड़ा लिया है हमने। अब रिंग के dl का इंटीग्रेशन करेंगे। dl का इंटीग्रेशन जब कर रहे हैं तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम छोटे छोटे dl को जोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे छोटे छोटे dl को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो छोटे छोटे dl को जब जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हम पूरी रिंग की लेंथ नहीं निकाल रहे हैं एक तरह से। छोटे छोटे dl को मैं जब जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे पूरी रिंग की लेंथ मिलेगी। और रिंग की लेंथ क्या है यहाँ पे, सरकमफेरेंस है। सरकमफेरेंस यानी कि परिधि, और परिधि सरकमफेरेंस क्या होता है हमारा 2πr होता है। तो इंटीग्रेशन dl क्या हो गया हमारा 2πr। उसी की वैल्यू को मैंने यहाँ पे रख दिया k लैम्डा x 2πr अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। इस तरह से ये हो जाएगा। ओके, नो डाउट। किसी को और भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है? रिचपाल जी, थैंक यू सो मच फॉर पॉजिटिव कमेंट। बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर जी, थैंक यू। और बताइए, और किसी को इस पूरे एक्सप्रेशन में इस डेरिवेशन कोई डाउट आया? क्योंकि ये 12th क्लास के जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उनकी दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, वहाँ पे भी पूछा जाता है। आपको अगर आप कर देते हो कॉपी में तो आपके 7-8 नंबर पक्के हैं। तो ये डेरिवेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी अगर हम कंपटीशन की बात करें, चाहे नीट का, चाहे जेईई मेंस का एग्ज़ाम, चाहे एडवांस का एग्ज़ाम, उसमें भी इस फॉर्मूले को लेके हमें ये फॉर्मूला याद रखना है KQX अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं है, आई होप सो। कभी और किसी ने कमेंट नहीं किया, आई थिंक यस, तुम्हें समझ में आ गया है dl का इंटीग्रेशन। तो dl का इंटीग्रेशन समझ में आ गया यश। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, और चीज़ें समझते हैं इसके बारे में। तो देखो, अगर मैं इस फॉर्मूले पे जाऊं तो फॉर्मूले मुझे और भी इंटरेस्टिंग बातें पता चलेगी। हमारे पास ई नेट का फॉर्मूला आ गया KQX अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। तो देखो, इसको सीधा कर सकता हूं और भी मैं। अगर x बराबर यहां पे मैं 0 लूं, x बराबर मैं 0 लेता हूं, तो x बराबर 0 ये कौन सा पॉइंट है? ये मैं अगर रिंग की बात करूं तो उस रिंग से यहाँ पे x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट माना था। x बराबर 0 होने का मतलब क्या हो गया, हम रिंग के सेंटर की ही बात कर रहे हैं। x बराबर 0 का मतलब क्या हो गया, एट सेंटर ऑफ रिंग, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एट सेंटर ऑफ रिंग के सेंटर की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखो, x की वैल्यू यहाँ पे मैं 0 रखता हूँ, तो 0 रखते ही ई नेट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, जो कि पहले भी निकाल चुके हैं। ई नेट एट सेंटर बराबर क्या है, 0 है। हालांकि पहले भी निकाल चुके हैं कि सेंटर पे, किसी रिंग के सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होता है, 0 होता है। ये बात पहले भी हम पता कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, अब फिर निकाल लिया है ना, ताकि आपको इस फॉर्मूले से फैमिलियरिटी बढ़े, इसलिए मैंने ये चीज़ दोबारा यहाँ पे किया। और चीज़ें देखो, अब x की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड नेट जो है मैक्सिमम मिले, तो ये चीज़ भी देखो यहाँ पे की जा सकती है। फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई नेट, ई नेट का कोई मैक्सिमम वैल्यू देखना है, ई नेट मैक्स, वो किस x की वैल्यू के लिए होगा, यानी कि रिंग का जो सेंटर है उस सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड मैक्सिमम मिलेगा। क्यों, ऐसा क्यों, इसको समझना। हमें कोई ना कोई मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट क्यों मिलने वाला है। अगर मैं रिंग की बात करूं, जैसे ये रिंग है, इस रिंग के सेंटर पे तो है इलेक्ट्रिकल फील्ड 0, सेंटर पे इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 है। अब इस रिंग से कहीं दूर जाएं, हम इनफाइनाइट पे जाएं, तो इनफाइनाइट पे भी इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या आएगा, 0 आएगा। देखो, इस रिंग के सेंटर पे है इलेक्ट्रिकल फील्ड 0, और इस रिंग से दूर जाते हैं तो भी क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी कम होने लगेगी। इस रिंग से दूर जाएंगे तब भी इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और सेंटर पे क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा 0 है। तो इसका मतलब
सेंटर पे 0, सेंटर से थोड़ा दूर जाएंगे तो बढ़ना शुरू होगा, यहाँ से दूर जाएंगे बढ़ना शुरू होगा, बढ़ना शुरू होगा, बढ़ना शुरू होगा, फिर यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ेगा, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ से घटना शुरू हो जाएगा। यानी कि रिंग्स के एक्सिस के ऊपर ऐसा कोई पॉइंट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या मिलेगा, हमें मैक्सिमम मिलेगा। तो वो पॉइंट कौन सा है कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड मैक्सिमम आता है, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। ये बात आपको समझ में आई क्या, क्लियर हुई कि ऐसा कोई पॉइंट होगा जहां पे हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। क्यों मिलेगा ये बात आप समझना। एक तो सेंटर पे इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 है और एक इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिकल फील्ड 0। क्यों इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 क्यों? क्योंकि रिंग से जब हम दूर जाएंगे, हम किसी चार्ज बॉडी से जब दूर जाते हैं, जब उससे दूर होने लगते हैं, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बन रहा है उसकी इंटेंसिटी कम होने लगती है। तो इस वजह से जब हम रिंग से दूर जाएंगे तब इलेक्ट्रिकल फील्ड घटेगा। रिंग के सेंटर पे भी घट रहा है, यानी सेंटर पे तो 0 ही हो रहा है। एक तो 0 सेंटर पे और एक इन्फिनिटी पे 0 है। तो देखो दो पॉइंट्स है, एक तो E सेंटर पे 0 है और एक E इनफाइनाइट पे 0 है। तो यहाँ पे 0, यहाँ से बढ़ना शुरू होगा फिर वापस घटना शुरू होगा। तो बीच में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगा। तो हमारा टास्क क्या है, हमें ये निकालना है कि ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड मैक्सिमम होगा। तो आप ये पॉइंट लिख लेना कि एट सेंटर इलेक्ट्रिकल फील्ड इज 0 and at infinity electrical field is 0. So there must be at a point at which electrical field due to ring will be maximum. क्योंकि रिंग के या फिर क्योंकि वलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र शून्य है एवं वलय के कारण अनंत पर विद्युत क्षेत्र शून्य है, अतः केंद्र और अनंत के बीच ऐसा कोई बिंदु अवश्य होगा जहां पे विद्युत क्षेत्र हमें अधिकतम मिलेगा वलय के कारण। तो ये बात आप अपने नोट्स में लिख सकते हो, ठीक है। मैंने इसको बोल दिया है, आप वीडियो को वापस रिवाइंड भी कर सकते हो या फिर आपने अगर सुन लिया तो आप अपने हिसाब से नोट पे इस बात को लिख लीजिए। वैसे आप इस तरह से डायग्राम बना के अगर एक्सप्रेस भी कर देते हो तो भी हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप लिख लीजिए कि इलेक्ट्रिकल फील्ड सेंटर पे और इन्फिनिटी पे 0 होगा, तो उनके बीच में कोई ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 होएगा। बताओ यहां पे किसी बच्चे को डाउट इस वाले आइडिया पे? मैं देखो ई मैक्स निकालने वाला हूं, इलेक्ट्रिकल फील्ड मैक्सिमम निकालने वाला हूं, पर मैंने ये बात आपको बताई कि भाई इलेक्ट्रिकल फील्ड मैक्सिमम क्यों होना चाहिए। किसी पॉइंट पे बीच में ऐसा कोई पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड मैक्सिमम होना चाहिए। तो वो पॉइंट होना क्यों चाहिए, होगा ये तो है, क्यों होना चाहिए इस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये मैंने इसका रीज़न दिया आपको। सेंटर पे 0 है भाई साहब, अनंत पे 0 है, तो सेंटर पे 0, तो सेंटर से 0 से कुछ बढ़ेगी वैल्यू जब इस एक्सिस पे आएगा, फिर वापस घटना शुरू होगा, तो यहाँ पे कोई मैक्सिमम मिलेगा। तो ये बात क्लियर हुई, किसी को डाउट? भूदेव गोयल सर क्लास डेली क्यों नहीं होती? देखो कल थोड़ा सा हम एक कुछ इंटरनल मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो गए थे, नेटवर्क वगैरह प्रॉब्लम हो रही थी, तो हम उसको आपके जो साइटोन प्रो के हमारे यूज़र्स हैं उनके लिए स्टडी मटेरियल का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उसमें व्यस्त हो गए थे, तो उस वजह से कल वाली क्लास हो नहीं पाई थी। बाकी सैटरडे और संडे हमारा 2 दिन ऑफ रहता है, तो हो सकता है कि आपको उस वजह से ऐसा लगा हो कि डेली क्लास नहीं हो रही है। बाकी हमारी क्लासेस डेली होती है, हम कोई भी क्लास मिस नहीं करते। अभी थोड़ा सा 144 धारा लगी हुई है इस आसपास के क्षेत्र में कोरोना की वजह से, तो थोड़ा आना जाना मुश्किल भी रहता है वैसे, पर हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम सारी की सारी क्लासें कंटिन्यूसली आपके बीच में लाते रहें बिना किसी ब्रेक के। और ऑलमोस्ट सैटरडे संडे हम 2 दिन छुट्टी रखते हैं। 2 दिन इसलिए रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है आगे का सिलेबस कवर सकें और वो लाइव लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें, ठीक है। अमर ने लिखा है x अपॉन रूट x बराबर r√2, ओके, r अपॉन √2 होता है वैसे, अपन निकालेंगे इस चीज को। तो मैं बाकी सभी बच्चों पे छोड़ता हूं, जो पहली बार इस डेरिवेशन को देख रहे हैं उन सब पे भी छोड़ता हूं कि आप इस एक्सप्रेशन का यूज करो kqx अपॉन x² प्लस r² की पावर 3/2। इस एक्सप्रेशन का यूज कीजिए और पता लगाइए
कि ऐसा पॉइंट कहां पे होगा, यहां से कितनी दूरी पे होगा। x और r में कोई रिलेशन आएगा कि x बराबर r वगैरह कुछ ऐसा कुछ आएगा, x बराबर वैसे r/√2 आएगा। मैं आपको सीधा बता देता हूं, यहां से कोई x बराबर r/√2 दूरी पर एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड मैक्सिमम होगा। तो आपको कल की क्लास में मैं ये कैलकुलेट करके बताऊंगा, तब तक आपको खुद ये पता लगाना है कि सेंटर से कितनी दूरी पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगा और उस इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू क्या होगी। वैसे मैंने बता दिया यहाँ पे x बराबर क्या है r/√2, पर आपको ये पता लगाना है कि कैसे किया जाए। आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, हमें यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा के प्रिंसिपल का यूज़ करना है। मैक्सिमा मिनिमा कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन में एक बार डिफरेंशिएशन करो, उसको जीरो करो, फिर उसमें पॉइंट आएगा, उस पॉइंट को चेक करो, तो डबल डिफरेंशिएशन में पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह की कुछ चीज़ें करते थे। तो आपका अगर मैक्सिमा मिनिमा थोड़ा सा आपके माइंड से निकल चुका है, 11वीं का एक बेसिक पार्ट होता है डिफरेंशिएशन में, तो एक बार आप उसको रिवाइज कर लीजिए ताकि कल की क्लास में आपको प्रॉब्लम नहीं आए। उसको रिवाइज करने के बाद आप खुद घर पे ट्राई कीजिए कि आप मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल पाओ और यहाँ से डिस्टेंस भी पता लगा पाओ। ठीक है, तो ये आपको मैं घर पे करने के लिए एक टास्क देता हूँ। आई होप कि आप इसे कल करके दिखाएंगे, कल करके लाएंगे। कल की क्लास में अपन इसको डिस्कस करेंगे और आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं लाइव, प्लीज़ लाइक कर दें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं आपके डाउट्स का समाधान जरूर करूँगा, अवश्य करूँगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।